अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट 21 फिजिक्स ऑफ सॉलिड की बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्टर्ड ग्रुप में ये पूरा चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इस पूरे चैप्टर के जो न्यूमेरिक एमसीक्यूज हैं वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव इज कॉल्ड। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को दोबारा हासिल कर ले जब इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी रिजिडिटी एंड ऑप्शन डी कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर देखें भाई, एक रबर है ना, रबर बैंड है, इसको मैं खींचता हूँ, खींचने के बाद जब मैं छोड़ देता हूँ दोबारा वो अपनी असली हालत में आ जाता है। तो वो किस प्रॉपर्टी की बेस पर होता है? वो उसकी इलास्टिसिटी की बेस पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच टू कोज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड ब्रिटल, डक्टाइल, प्लास्टिक, इलास्टोमर। वो सब्सटेंस जिसको हम स्ट्रेच करें, खींचें, तो उसमें बहुत सारी तब्दीली है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर लोहे की किसी चीज़ को खींचूंगा तो उसमें स्ट्रेन ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन रबर की चीज़ को अगर मैं खींचता हूँ तो उसमें स्ट्रेन क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। उन चीज़ों को क्या कहते हैं? ब्रिटल, डक्टाइल, प्लास्टिक या इलास्टोमर। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इलास्टोमर। जिसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है उन्हें इलास्टोमर हम कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3। इफ the load is increased beyond the point, the strain increases rapidly for even a small change in stress is in the stress। हमें कहा जा रहा है कि लोड को हम एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाएं जहां क्या हो, स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली फॉर इवन अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। स्ट्रेस में ज़रा सी भी तब्दीली लेकर आए तो स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इलास्टिक पॉइंट, येल्ड पॉइंट, प्लास्टिक पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? फ्रैक्चर। इसका पॉइंट है येल्ड पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। ये वो पॉइंट होता है जहां जरा सा भी स्ट्रेस में तब्दीली लेकर आते हैं तो स्ट्रेन में भी तब्दीली आती है। नेक्स्ट हमारे पास है द रेसिप्रोकल ऑफ बक मॉड्यूलस। बक मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ए बी सी चार ऑप्शन हमारे पास हैं, सी डी चार ऑप्शन है। तो बक मॉड्यूल, ये न्यूमेरिकल में भी था, बक मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर रॉन्ग। हमें बताना है कि इनमें से जो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा रॉन्ग है। ऑप्शन ए 1 में कहा जा रहा है होलो शाफ्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन अ सॉलिड ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मास। हमें कहा जा रहा है कि जो होलो शाफ्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है बनस्बत सॉलिड सेम लेंथ और सेम मास। अब देखो सेम मास भी आ गया ना, लेंथ, सिर्फ लेंथ का अगर जिक्र होता तो हम कहते हैं सॉलिड वाली चीज़ ज़्यादा मजबूत होती, लेकिन अगर सेम मास कर दिया तो उसका जो ज़्यादातर मास होगा होलो वाले का वो सरकमफेरेंशियल होगा, सरकमफेरेंस की तरफ आएगा। तो इसीलिए सॉलिड के मुकाबले में होलो शाफ्ट जो होगा वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सेम मास और सेम लंबाई होगी तो वो सॉलिड वाली जो ठोस चीज़ होगी वो तो पतली होगी, लेकिन अगर होलो होगी तो सरकमफेरेंस में उसका मास ज़्यादा होगा, उसकी मोटाई जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो ये जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरे में कहा जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। बक मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है, ये भी सही है, 1 2 तो सही है। तीसरे में कहा जा रहा है इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रॉड एज कम्पेयर टू स्मॉल रॉड। जो है वो लॉन्ग रॉड को ट्विस्ट करना जो है वो स्मॉल रॉड के मुकाबले में जो है वो क्या है? आसान है, जबकि उसकी डायमीटर, उसकी कुछ भी स्ट्रेंथ वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। तो लिहाजा कौन सा रॉन्ग है? तीसरा रॉन्ग है, 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कन्फर्म बाय। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करते हैं, किस प्रॉपर्टी की बेस पे? कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक या हाइड्रोजन। तो ये प्रॉपर्टी मेटेलिक कैरेक्टर की वजह से, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ मेटेलिक क्रिस्टल डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड बैंड। मेटेलिक क्रिस्टल की बात करेंगे, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस बैंड में पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, या देयर आर नो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डी लोकलाइज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं।
द सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मोर देन इंसुलेटर, लेस देन कंडक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रॉपर्टी। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर से ज़्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्यों? ऑप्शन है, ऑल द डोमेन गेन ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, domains get oriented randomly, domains are not affected by the magnetic field। तो फेरोमैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट होने की वजह क्या है, हमने डोमेन थ्योरी के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो सारे ओरिएंटेड हो जाते हैं, इस वजह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई मेथड्स टू डीमैग्नेटाइज अ फेरोमैग्नेट। एक फेरोमैग्नेट जो कि परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है, उसको डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, बाय कूलिंग, हीटिंग, सबमर्जिंग इन वाटर, बाय हीटिंग, हैमरिंग एंड स्पिनिंग इट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सी बाय हैमरिंग, हीटिंग एंड रबिंग विद क्लॉथ, डी बाय कूलिंग, सबमर्जिंग इन वाटर और रबिंग विद क्लॉथ। तो इसमें से सबसे बेस्ट मेथड हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है बाय हीटिंग, हैमरिंग एंड स्पिनिंग इट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको गर्म करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी, डीमैग्नेटाइज हो सकता है। हैमरिंग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी ये डीमैग्नेटाइज हो सकता है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, उसको स्पिन करेंगे तो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, इसमें भी ये क्या हो सकता है, डीमैग्नेटाइज वाली प्रॉपर्टी आ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारे पास जो है वो MCQ मुकम्मल हुए। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।